Hello students, a very good morning to all of you and welcome again in history classes. Students, class 12th history में हम रिवीजन कर रहे हैं हमारे चैप्टर एंड दैट इज कॉलोनीज एंड द कंट्री साइड, उपनिवेशवाद और देहात. स्टूडेंट्स, एज यू नो कि आपके जो यूनिट टेस्ट हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं. आपको डेट शीट और जो सिलेबस है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है. तो जितने भी चैप्टर्स आपके क्लास 12th हिस्ट्री में पर यूनिट, हर यूनिट से मैंने जितने भी चैप्टर आपके डाले हैं वो आप बहुत अच्छे से तैयारी उनकी कीजिए, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड एंड वी स्टार्ट रिवीजन चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हम कर चुके हैं. सेकंड यूनिट से हम चैप्टर कर रहे हैं आज कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड. उपनिवेशवाद और देहात के बारे में हमने रीड किया था कि किस प्रकार से जो जोतदार थे, जमींदार थे गांव में, वो किस प्रकार से पावरफुल बने हुए थे, किस प्रकार से उनको रेवेन्यू कलेक्ट करना था. और वो जब रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पाते थे तो जो उनकी कह सकते हैं संपत्ति थी उनको ब्रिटिशर्स क्या करते थे, नीलाम कर देते थे. तो इस चैप्टर्स में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में. सो लेट्स कंटिन्यू इट. फर्स्ट क्वेश्चन हमारे व्हेन वाज द फिफ्थ रिपोर्ट सबमिटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट. इसमें हम बात कर रहे हैं फिफ्थ रिपोर्ट की, यानी कि पांचवी एक रिपोर्ट बनाई गई थी कि फिफ्थ रिपोर्ट थी. सबसे पहले तो बात करेंगे कि ये फिफ्थ रिपोर्ट क्या थी और उसके बाद इसको सबमिट करवाया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में. द फिफ्थ रिपोर्ट वाज सबमिटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1830. सबसे इंपॉर्टेंट होती है हिस्ट्री में कि आप जब डेट वगैरह याद करते हैं उनकी, वो आपको बहुत अच्छे से याद हो. तो 1830 में यानी कि 1813 में एक रिपोर्ट सबमिट करवाई गई ब्रिटिश पार्लियामेंट में हमारे इंडिया की जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके द्वारा. अब ये रिपोर्ट किसके ऊपर बनाई गई थी, क्यों बनाई गई थी, क्यों सबमिट करवाई गई थी, और इसको नाम दिया गया था फिफ्थ रिपोर्ट. फिफ्थ रिपोर्ट मतलब कि पांचवी रिपोर्ट. अब क्या होता था कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको पता है कि हमारे इंडिया में व्यापार करने के लिए, ट्रेडिंग के लिए आई थी 1600 ईस्वी में, और 1600 ईस्वी में आई तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि इंडिया में स्टेब्लिश होना शुरू कर दिया था. और उसके बाद उन्होंने अपनी कह सकते हैं कि जो ट्रेडिंग व्यापार के लिए पहले जो कंपनी थी वो स्टेब्लिश की. फिर धीरे धीरे उन्होंने इंडिया में पॉलिटिकल पावर के ऊपर कैप्चर किया और कंटिन्यू कह सकते हैं करीब करीब 200 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के दौरान उन्होंने हमारे इंडिया के ऊपर राज किया था. तो इसी प्रकार से जब वो व्यापार के लिए वहां से परमिशन लेके आए ब्रिटेन से, तो उन्हें क्या करना पड़ता था कि हर ईयर अपनी एक रिपोर्ट पेश करनी होती थी ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास कि हम वहां पर किस प्रकार से ट्रेड कर रहे हैं, किस प्रकार से वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं. और धीरे धीरे जब उनकी पॉलिटिकल पावर स्थापित हो गई तो वहां से जो ब्रिटेन जो किंग थी उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि आप अपनी जो हर साल की जो रिपोर्ट है वो हमारे सामने प्रेजेंट करेंगे कि आप कितना वहां से लाभ कमा रहे हैं, किस प्रकार का काम वहां पर आप कर रहे हैं. तो इसी के हमारे जो चैप्टर से रिलेटेड आई है वो आई है हमारी इसमें फिफ्थ रिपोर्ट, यानी कि पांचवी रिपोर्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं. और ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रेजेंट की गई थी ये 1813 में, 1813 में. ये रिपोर्ट जो सबमिट करवाई गई, इट वाज अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. ये किसके बारे में थी ये रिपोर्ट? ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हम बात कर रहे हैं. उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसका जो प्रबंधन था कि वो इंडिया में कैसे प्रबंधन किए हुए हैं और क्या एक्टिविटीज हैं, क्या वो वहां पर काम करवा रहे हैं. इन सारी ही चीजों का जो कह सकते हैं कि लेखा जोखा जो उन्होंने प्रस्तुत किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1830 में, और जो रिपोर्ट उन्होंने वहां पर प्रेजेंट की उस रिपोर्ट को नाम दिया गया था पांचवी रिपोर्ट, फिफ्थ रिपोर्ट. तो किसके बारे में थी ये? एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थी और एक्टिविटीज के बारे में थी. किनकी एक्टिविटीज और एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पर बात की जा रही है? यहाँ पर बात की जा रही है ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो कि भारत में आई थी ट्रेडिंग के लिए. उसके बाद इन इंडिया एंड प्रूव हेल्पफुल. अब ये रिपोर्ट में यानी कि अपने अगेंस्ट तो रिपोर्ट वहां पर प्रेजेंट नहीं करेंगे. ये क्या प्रूव कर रहे थे इसके माध्यम से कि हेल्पफुल है हम, कि हमने जो कंट्रोलिंग की गई है हम उनके ऊपर रूल कर रहे हैं. ये नहीं है कि हम इंडियंस का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, बल्कि क्या है, हम उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं, हम उनकी पूरी सहायता कर रहे हैं उनके हर काम में. बल्कि जबकि हो क्या रहा था इंडिया में, इसके अगेंस्ट हो रहा था, इसका उल्टी सारी चीजें हो रही थी कि यहाँ पर इंडियंस थे उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था. सारे के सारे जो लाभ थे वो किसके पास जा रहे थे? ब्रिटिशर्स के पास जा रहे थे. लेकिन वो वहां पर रिपोर्ट क्या प्रस्तुत कर रहे हैं? ना ही वो अपना इसमें इतना ज्यादा बेनिफिट वहां पर शो कर रहे हैं, क्योंकि फिर वहां पर जब वो ट्रेडिंग के लिए है तो वहां पर भी उनको पे करना पड़ता था. इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1830 में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, प्रेजेंट की गई थी 1813 में, उसको नाम दिया गया था फिफ्थ रिपोर्ट. एंड इसका काम क्या था? क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और एक्टिविटीज के बारे में
किसकी एक्टिविटीज और एडमिनिस्ट्रेशन की बात की है हमने यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। क्या प्रूव कर रहे थे वो वहां पर? वो प्रूव कर रहे थे कि हम हेल्पफुल हैं, कंट्रोलिंग कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं इंडिया के ऊपर। तो ये सारी चीजें इस रिपोर्ट में प्रेजेंट की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, व्हाई द जोतदार वर मोर पावरफुल इन विलेज देन दैट ऑफ द जमींदार। अब इसमें दो चीजें हम डिस्कस करेंगे, एक जोतदारों के बारे में और दूसरी हम जमींदारों के बारे में। जमींदार क्या थे? बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे गांव के, क्या करते थे? पूरे गांव के ऊपर कंट्रोल रखते थे। जोतदार क्या थे? बड़ी बड़ी जमीनें जिनके पास थी। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में रीड किया था जोतदारों के बारे में कि कौन थे ये लोग जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें थी और जिनको कह सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या काम दिया हुआ था कि आप यहाँ से रिवेन्यू कलेक्ट करेंगे। तो इसमें दिया गया है कि जो जोतदार थे वो मोर पावरफुल थे, ज्यादा शक्तिशाली कैसे बने हुए थे विलेजर्स के सामने गांव में देन द जमींदार, कि जमींदारों की अपेक्षा उनके पास ज्यादा पावर किस प्रकार से थी। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं। द जमींदार लिव्ड इन अर्बन एरियाज। एक तो सबसे पहले कि जो जमींदार थे वो क्या करते थे, उनके पास बहुत सारी जमीनें थी, बहुत सारा पैसा था, तो वो क्या करते थे कि वो गांव में रहना पसंद नहीं करते थे और वो कहाँ पर जा रहे थे? अर्बन एरियाज की तरफ जा रहे थे। अर्बन एरियाज में वो स्टेब्लिश हो रहे थे, वहां पर सेटल हो रहे थे। जबकि जोतदार क्या थे? लोकेटेड इन द विलेज एंड लिव्ड विद द पुअर विलेजर्स। जो जोतदार लोग थे वो क्या कर रहे थे कि वो गांव में ही रहते और जो गांव के गरीब लोग थे उनके। तो अब एक व्यक्ति गांव में रह रहा है, दूसरा जाके अर्बन एरियाज में रहे, तो डायरेक्ट गांव के ऊपर किसका कंट्रोल आएगा? जोतदार लोगों का आएगा। तो जोतदार गांव में रहते थे और पूरा का पूरा कंट्रोल करके रखते थे सभी विलेजर्स के ऊपर। एंड दे हैड डायरेक्ट कंट्रोल ओवर लार्ज सेक्शन ऑफ विलेजर्स। अब वो क्या करते थे कि अर्बन एरिया से वो डेली के डेली यहाँ पर जो जमींदार लोग हैं वो नहीं आ रहे हैं। साथ में इनको जो पावर दी गई है ब्रिटिश लोगों के द्वारा, उनका काम क्या था? वो सिर्फ अपना काम वहां पर रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए आएंगे, बल्कि गांव के ऊपर कह सकते हैं कि कंट्रोल पूरा किसका था? जोतदार लोगों का। और उन्होंने डायरेक्ट कंट्रोल किसके ऊपर कर रखा था? एक बहुत बड़ा सेक्शन था, बहुत बड़ा ग्रुप था विलेजर्स का, गाँव का, उनके ऊपर पूरा कंट्रोल रखते थे। अब जो गाँव में पूरा कंट्रोल जिसका है वही ज्यादा पावरफुल बने हुए हैं। सेकेंड बात हम देखते हैं, जोतदार वर ऑफन अमंगस्ट द परचेजेस इन द केस ऑफ ऑक्शन ऑफ द जमींदार्स। जमींदारों की जब बात आती है, जब वो क्या करते थे? रिवेन्यू वहां पर पे नहीं कर पाते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स के पास, जिनको जहां पर लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके वहां पर डिपॉजिट करवाना होता था, तो क्या करते थे? वो उसको जमा नहीं कर पाते और क्या करते थे कि उनकी जो संपत्ति थी, इसमें हम बात कर रहे हैं बार बार में कि ऑक्शन उनकी नीलामी करती जाती थी। अब जब उनकी नीलामी की जाती थी तो जोतदार क्या करते थे कि उनकी जो नीलाम की कई बार उनकी सारी की सारी संपत्ति को वो खरीद लेते थे। सेकेंड बात, जब मोस्ट पावरफुल की हम बात कर रहे हैं, तो जो जोतदार होते थे वो विलेजर्स को भड़काते रहते थे, टाइम पे नहीं करने देते थे जमींदारों को रिवेन्यू, कि जब रिवेन्यू कलेक्ट करने के लिए जमींदार जो गांव में आ रहे हैं तो किसानों को किस प्रकार से भड़काते थे कि क्या करते थे कि उनके पास, एक तो रियलिटी तो ये थी उस टाइम पे कि बहुत सारे किसान ऐसे थे जिनके पास कह सकते हैं कि टैक्स पे करने के लिए कुछ होता ही नहीं था। दूसरे किस टाइप के थे कि जो जोतदारों के प्रभाव में थे, उनके ऊपर उनका पूरा कह सकते हैं कि उनके कंट्रोल था और वो उनके कहने से उनको नहीं करते। अब जब वो टाइम पे जो जमींदार लोग हैं वो वहां पर रिवेन्यू कलेक्ट करके वहां पर डिपॉजिट नहीं करवाएंगे, तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया हुआ था कि वो उनकी सारी की सारी संपत्ति को नीलाम कर देते थे और इसी का फायदा उठाकर जोतदार क्या करते थे कि उनकी सारी की सारी जो भी संपत्ति होती थी उसको वो खरीद लेते थे। बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे जो बुक है इसमें इस टाइप के हमें देखने को मिले हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि गांव में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन हुआ? जोतदार ज्यादा पावरफुल हुए, डायरेक्ट कंट्रोल है उनका गांव के लोगों के ऊपर, साथ में गांव के लोगों के साथ ही वो लोग सेटल हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, एंड दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट, हु वाज द डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो कौन थे? डेविड रिकार्डो की बात जब आती है तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। He was an economist who gave certain ideas to the British government about land rent. डेविड रिकार्डो क्या थे? एक अर्थशास्त्री थे। अर्थशास्त्री थे, वो किसके लिए काम कर रहे थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम कर रहे थे। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बहुत सारे आइडियाज दिए, बहुत सारे विचार दिए। किनको विचार दिए? उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ब्रिटिश गवर्नमेंट को किस बारे में दिए? लैंड रेंट के बारे में, कि जो भू राजस्व है उसके बारे में उन्होंने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वहां से बहुत सारे कहते हैं इंस्ट्रक्शन फिर हमारे इंडिया में आए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। किसके इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे? वो डेविड रिकार्डो के, जो कि किसके इकोनॉमिस्ट थे, किसके अर्थशास्त्री थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट के।
साथ में किसके ऊपर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे, जो भू राजस्व है उसके ऊपर बात कर रहे थे। अब उसके बाद हम बात करेंगे इसमें व्हाट वाज सनसेट लॉ, सूर्यास्त विधि क्या थी, सनसेट लॉ क्या था। सनसेट लॉ के बारे में हम बात करेंगे जब इफ पेमेंट वाज नॉट पेड बिफोर द सनसेट, कि पेमेंट जो थी, किस पेमेंट की बात हो रही है यहाँ पर बात हो रही है रेवेन्यू की, यहाँ पर बात हो रही है उस टैक्स की जो कि कौन कलेक्ट कर रहे थे, जमींदार लोग कलेक्ट करते थे, किसके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए। अब यहाँ पर कहते हैं कि अगर पेमेंट सनसेट होने से पहले अगर वो डिपॉजिट नहीं करवाते हैं, सनसेट ऑफ द फिक्स्ड डेट, यानी कि फिक्स्ड डेट को जो उनको टाइम दिया हुआ है, किस चीज के लिए टाइम दिया हुआ है, वो उनको टाइम दिया हुआ है कि आप अपना रेवेन्यू कलेक्ट करके इस डेट तक हमारे पास सनसेट होने से पहले, सूर्यास्त होने से पहले आप हमारे पास इसको जमा करवाएंगे, लैंड विल बी। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो उनकी जो जमीन है वो क्या कर ली जाएगी, कॉन्फिस्केटेड कर ली जाएगी, उनकी जो जमीन है वो जब्त कर ली जाएगी और वो जो डायरेक्टली किसके पास चली जाएगी, वो ब्रिटिशर्स के पास चली जाएगी। ब्रिटिशर्स जो लोग हैं वो उसके ऊपर कंट्रोल कर लेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो सनसेट लॉ था क्या गया था कि इफ पेमेंट वाज नॉट पेड बिफोर द सनसेट ऑफ द फिक्स्ड डेट द लैंड विल बी कॉन्फिस्केटेड, यानी कि पेमेंट अगर आप पे नहीं कर पाएंगे सनसेट से पहले तो आपकी जमीन वहां पर नीलाम कर दी जाएगी और उसके ऊपर पूरा का पूरा कब्जा किसका हो जाएगा, ब्रिटिश लोगों का हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कॉलोनिज्म एंड कंट्री साइड में आज हम बात कर रहे हैं जमींदारों की, जोतदारों की, साथ में हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से काम किया करवाया जा रहा था कि जो ब्रिटिशर्स लोग थे वो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि इस परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी सिस्टम था, साथ में रैयतवाड़ी सिस्टम के द्वारा लैंड रेवेन्यू जो था वो क्या कर दिया था, फिक्स कर दिया था। और ये काम किसको सौंपा गया कि आप अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरीके से उन्होंने इसको इम्पोज किया किसानों के ऊपर। साथ में जब उन्होंने कहा कि जमींदारों से कि आप लोग हमारे पास क्या कीजिएगा, वहां से जो रेवेन्यू है उसको कलेक्ट कीजिए और उसको हमारे पास क्या करेंगे, आप हमारे पास डिपॉजिट करवाएंगे। तो सारा का सारा जो सिस्टम था वो किसके ऊपर आ गया था, जमींदारों के ऊपर आ गया था। अब जमींदारों की जब हम बात कर रहे हैं तो जो जमींदार लोग थे वो और एक जोतदार, देखो दोनों में ही डिफरेंस है, जमींदार और जोतदार। कि जमींदार तो थे जो अर्बन एरियाज में रहते थे जिनको काम दिया गया था, साथ में जो जोतदार लोग थे वो कौन थे, गांव के पावरफुल कह सकते हैं कि पावरफुल, जिनके पास भी बहुत सारी जमीनें थी और उन्होंने पूरे के पूरे जो गांव था उसको कंट्रोल ओवर कर रखा था, पूरे के पूरे गांव के ऊपर कब्जा किया हुआ था। कब्जा करने का मतलब कि लोगों को अपने प्रभाव में लिया हुआ था ताकि वो जो रेवेन्यू है वो टाइम पे ना करे जमींदार लोगों को, और जमींदार लोगों को जब टाइम पे नहीं होगा रेवेन्यू तो वो वहां पर डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे। डिपॉजिट करने की जो डेट फिक्स की गई थी उस पर अगर वो डिपॉजिट नहीं करवाते हैं तो एक नियम बनाया गया था सनसेट लॉ का, सूर्यास्त विधि का। ये सूर्यास्त विधि के अकॉर्डिंग, सनसेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर आप अपना रेवेन्यू पे नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, आपकी जो संपत्ति है वो जब्त कर ली जाएगी। तो इस प्रकार से एक कनेक्टिविटी बनी हुई थी पूरी की पूरी, की कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स जो लोग थे वो क्या कर रहे थे कि वो पूरा का पूरा कह सकते हैं कंट्रोल करने की कोशिश में लगे हुए हैं इंडिया के ऊपर, कि गांव के पहले तो वो पॉलिटिकल पावर को छीन रहे हैं, हमारे जो नवाब थे, राजा थे उनसे, साथ में फिर गांव में जाकर जोतदारों पे, जमींदारों के ऊपर प्रभाव बनाए हुए हैं, उसके बाद उन्हीं से काम करवा रहे हैं हमारे इंडिया के लिए। तो इस प्रकार से पॉलिसीज जब ब्रिटिशर्स लोग अपना रहे थे हमारे इंडिया में, और यही कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो हमारे विकर जो नवाब थे, जो राजा थे, उनके कारण कहीं ना कहीं हमारा जो इंडिया था वो धीरे धीरे सारा का सारा किसकी तरफ चला गया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे के पूरे इंडिया को कैप्चर कर लिया था। तो ये सारी बातें हम रीड कर रहे हैं आज इसमें कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड में, यानी कि उपनिवेशवाद और देहात। इसमें हमें पढ़ेंगे कि उपनिवेशवाद में देहात की जो एरिया थे उनमें किस किस के प्रकार से क्या क्या चल रहा था। तो स्टूडेंट्स आई होप आप क्वेश्चंस अच्छे से समझ गए होंगे, इनको बहुत अच्छे से रिवाइज करिए और इनको रीड कीजिए और पढ़िए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू।